खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने बहुत अहम जजमेंट दी है। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शाहिद करीम साहब का चंद दिन पहले 28 मई को आने वाला फैसला, जिसमें ट्राइब्यूनल्स की तश्कील के हवाले से डायरेक्शंस दी गई थी और कहा गया था कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से जो नाम दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन पर, अब बाइंडिंग है कि वो उन्हीं पर मुश्तमिल एक जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो तश्कील दें। और उस फैसले में यह भी कहा गया था, जैसे शाहिद करीम साहब की जानिब से कहा गया था कि अगर 7 दिन के अंदर अंदर ये ट्राइब्यूनल्स नहीं बनते तो ये आज खुद वजूद पा जाएंगे। और फिर हमने देखा कि ये हुआ, उन ट्राइब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया, नोटिस भी जारी कर दिए थे। कई केसेस जो ट्राइब्यूनल्स के पास आए थे उन पर कार्रवाई भी शुरू हो गई थी, फॉर्म 45 भी मांग लिए गए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट के पास आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को सस्पेंड कर दिया है और मुशावरत दोबारा करने के लिए कहा है। यानी लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम और इलेक्शन कमीशन के दरमियान ये मुशावरत होगी और इस मुशावरत के बाद फिर ट्राइब्यूनल्स बनेंगे। लेकिन इसी दौरान हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो कानूनी शक्ल इख्तियार करने की तरफ जा रहा है। कौमी असम्बली से पास होने के बाद सेनेट में पहुंच गया है और वो ऑर्डिनेंस जिसको सस्पेंड कर रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो ऑर्डिनेंस जो है वो उसकी अब जरूरत ही नहीं रहेगी, ये लॉ बन जाएगा। ये जो फैसला है ये कितना इंपॉर्टेंट है और इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी का जो ट्राइब्यूनल है वो लगाने का क्या फिर से इख्तियार मिल जाएगा और रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल लगाने का इख्तियार मिल जाएगा या मिलने जा रहा है, क्या बात उसी तरफ बढ़ रही है? इन तमाम मामला तो हम बात करेंगे। हमारे साथ रियासत अली आज़ाद साहब मौजूद हैं, कानूनी माहिर हैं, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। मैं फैसल चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, ये फैसला ऑर्डर है जिसमें सस्पेंड किया गया है शाहिद करीम साहब का जजमेंट जी। इसका बैकग्राउंड ये है कि इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों के और 5 हाई कोर्ट्स के जो कंसर्न हाई कोर्ट्स हैं जी, उनसे नाम मांगे और वो नाम जो हैं इनिशियली जो भी नाम प्रपोज किए गए सबको नोटिफाई कर दिया गया जी। लाहौर में 2 ट्राइब्यूनल्स नोटिफाई किए गए, उसके बाद फिर जब वो चले गए तो नई चीफ जस्टिस के साथ एक से मज़ीद नाम मांगे गए। जब इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया तो उन्होंने अपने जो जजेस अवेलेबल थे उनके नाम भेज दिए। इलेक्शन कमीशन ने उनको ये कहा कि ये जजेस हमें पसंद नहीं है, आप मज़ीद 20 जजेस का पैनल भेजें और हम अपनी मर्जी से जजेस लगाएं। और आज जमाल खान मंदुखैल साहब ने पूछा कि कैसे अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सकता है इलेक्शन कमीशन? हाँ, पूछा लेकिन लिखा नहीं। मसला ये है कि ये जो मामला है इट goes to the independence of judiciary। आप एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ जो हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी है जिसके ज़िम्मे आइन का इलेक्शन कराना है, कतई नज़र के वो किस तरह बुरी तरह उसमें से फेल हुए या नहीं करा सके, मुझे ये समझ में नहीं आती है कि इलेक्शन कमीशन का इसमें इंटरेस्ट क्या है। वो अपनी मर्जी के जजेस क्यों लगाए और वो कैसे किसी जज के बारे में अदम एतमाद का इजहार कर सकता है? नहीं, वो तो उन्होंने अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ट्राइब्यूनल्स के चेंज किए उसमें एंडोर्स कर दिया उन्होंने वो चीज़ें जो कि रिकॉर्ड पे भी नहीं थी, लिहाजा वो कर तो सकते हैं। और अभी तक जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, मेरी रीडिंग है, इलेक्शन कमीशन आइन और कानून से मावरा बहुत सारे काम करता है और उसके ऊपर फिर बाकायदा जो है आप कहते हैं ना कि उसको बुली करते हैं, वो बुलडोज करते हैं और उनका कोई जो है काम जो है वो नोटिसेस जो हैं वो भी अपनी मर्ज़ी से इशू करा सकते हैं। उनका कोई भी जो एम्प्लॉई है, इवन पीएन भी जो है वो नोटिस इशू कर देता है, सेक्रेटरी भी इशू कर देता है। डीजी लॉ जैसी अथॉरिटी जिनका काम है कि वो लॉ लीगल अफेयर्स को देखे, वो शो कॉज नोटिस इशू कर देता है। तो इलेक्शन कमीशन के काम जो हैं वो बहुत ही डायकॉटमी ये है कि एक पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं उनको ट्राइब्यूनल में भेजा जा रहा है, हुकूमती पार्टी के लोगों के ऑर्डर किए जा रहे हैं, जो कि एक और केस जिसमें काजी साहब भी वो के बेंच में वो लगी हुई है कि इलेक्शन कमीशन जो है रिकाउंटिंग के ऑर्डर कब कर सकता है। तो ये जो मामला चल रहा है इस वक्त असदुल्ला, ये जो इलेक्शन का फ्रॉड है, तो इसको कवर अप करने के लिए ज़ाहिर है हुकूमत भी क्योंकि इसकी बेनिफिशरी है और कुछ टूल्स हैं, एग्जीक्यूशनर्स हैं उस प्लान के, ईवल प्लान के, वो जो है इनको कवर फ्राहम कर रहे हैं। सो ये जो आज का फैसला है इसमें
हम देखें कि कंसल्टेशन जो है मीनिंगफुल कंसल्टेशन उसको तो अपहोल्ड किया गया। ये अल जहाद ट्रस्ट केस में ये फैसला हो चुका है कि मुशावरत बराए मुशावरत नहीं होगी, मुशावरत मीनिंगफुल होगी। मीनिंगफुल का मतलब ये होता है कि जो चीफ जस्टिस साहब को नाम देंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करने के लिए, आप उन पे अमल दरामद करेंगे और वही जजेस लगेंगे। आप डिक्टेट नहीं कर सकते, जो कि किसी ने रिमार्क में दिया किसी जज ने कि आप किस तरह से डिक्टेट कर सकते हैं कि फलां नहीं तो फलां, फलां नहीं तो फलां। सही। तो ये चीज़ जो है देखने की चीज़ सारे में ये होगी कि आपने इसके साथ माजर चाहता हूँ, मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। जो एक और प्रॉब्लम जो सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त मुझे नहीं समझ में आता कि लॉयर्स ने क्यों नहीं उनकी तवज्जो मबजूल कराई, ये जो अंडर द लॉ इलेक्शन एक्ट है, ये जो पिटिशंस हैं ये अपनी प्रेजेंटेशन के 6 महीने के अंदर ये डिसाइड होनी है, मैंडेटरी है। अब प्रेजेंटेशन हो चुकी है, 60 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक इनिशियल हियरिंग्स नहीं हो चुकी हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो इलेक्शन कमीशन ने ये ट्रिब्यूनल्स को अपने काम से रोक दिया है। ठीक है, ये कह सकते थे कि फाइनल ऑर्डर ना पास करें, आप प्रोसीड करें। ऐसे ऑर्डर होते हैं, बहुत सारे केसेस में होते हैं कि आप फाइनल प्रोसीडिंग्स आप कर लें और सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ दिस आप करेंगे। तो ये फैसला जो है आज जो इंटरम ऑर्डर आया है, मेरे ख्याल में तो ये फैसला हो गया है, ये फाइनल फैसला हो गया कि ठीक है आप जाके वहाँ पे करें। लेकिन इससे नुकसान लिटिगेंट्स का होगा कि जिनकी जो पिटिशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो एज पर इलेक्शन एक्ट के तहत खदशा है कि वो 180 दिन में खदशा नहीं, ये तो आप देखें ना नेचुरली वो कैसे नहीं हो पाएगा। अब पता नहीं ये कब ट्रिब्यूनल बने, कब मुशावरत मुकम्मल हो, ये मामला फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करे इलेक्शन कमीशन। मुझे इलेक्शन कमीशन की समझ में नहीं आती है कि वो क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। बिल्कुल सही है। राजा साहब ये बताएं कि आज सलमान राजा साहब ने ये कहा भी कि ये बता दें कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन क्या होती है, क्योंकि अभी तक रिवायत यही रही है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर कोई पैनल देते हैं या नाम देते हैं तो उसको वो ट्राइब्यूनल्स में लगा दिया जाता है। और यहां पर जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पैनल नहीं मांग सकता, और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन की पसंद नापसंद का पाबंद होता है। ये सवाल बहरहाल उठे हैं आज, लेकिन जैसा कि फैसला साहब कह रहे हैं कि मेरी नजर में तो ये फैसला हो गया है, क्योंकि जब आपने मीनिंगफुल मुशावरत का दोबारा से कह दिया, इसका मतलब है कि आपने पहले वाले हाई कोर्ट के दिए गए नामों को अब आप कंसीडर नहीं कर रहे। देखिए, मैं तो अभी थोड़ा सा फैसल भाई से इस पे डिसएग्री करूंगा, प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता कि फैसला फाइनली क्या होता है, लेकिन सरेदस्त सस्पेंशन जो है ना उससे उन्होंने दोबारा से कहा कि जी आप आपस में बैठे और मुशावरत करें। ठीक है, जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर जो आर्टिकल 140 सब आर्टिकल 3 है, कंसल्टेशन को उसके अंदर जिक्र जरूर है और उसको होना चाहिए। आप देखें कि जो आर्टिकल 175A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 का, ये अब इंट्रोड्यूस हुआ है कि अब जुडिशल कमीशन के जरिए जजेस साहबान की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तैनातियां होती, उससे पहले जो कंसल्टेशन होती थी प्राइम मिनिस्टर की और चीफ जस्टिस कंसर्न जो था उनकी कंसल्टेशन से जजेस तैनात किए जाते थे। उसमें फिर एक जजमेंट आई थी कि उस जजमेंट की कि क्या प्राइम मिनिस्टर अगर डिसएग्री करता है तो जो चीफ साहब ने नाम भेजे हैं क्या वो बाइंडिंग होंगे या नहीं होंगे। तो उसके ऊपर जो जजमेंट थी उस पर उन्होंने होल्ड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि वो कंसल्टेशन बाइंडिंग होगी। अब भी अगर कंसल्टेशन होती है तो जो चीफ जस्टिस है ये तो उसका डोमेन है। मैं फैसल भाई इस बात से एग्री करता हूं कि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अगर आप ये डिस्क्रिप्शन आप इलेक्शन कमीशन को दे देते तो जुडिशरी वेयर दैट जुडिशरी विल स्टैंड नोवेयर। इट्स मीन कि फिर तो आपका बॉस वो है, यू आर सबऑर्डिनेट। तो जुडिशरी कभी सबऑर्डिनेट हो नहीं सकती एग्जीक्यूटिव की। आपको ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के तहत चलना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता दिया गया। जैसे कि 96 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 324 है, अल जहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें होल्ड कर दिया गया है। आपको इंतजामिया को अदलिया से अलग कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन के पास जो आप कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिशन पिक एंड चूज की, जैसे मंदोखेल साहब को आपने रेफर किया, वो नहीं है। कैसे वो कर सकते हैं? देखें, चीफ जस्टिस ने ये तय करना है कि मेरे पास कौन से जजेस अवेलेबल हैं जो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और इसको अपनी उसने डिस्पोजल को भी देखना है, उसने हाई कोर्ट को भी चलाना है और उसने ये फैसला करना है। वो 10 नाम भेजते हैं 10 ट्रिब्यूनल के लिए,
तो वो वहां पे उनके पास कोई चॉइस नहीं कि उसमें से पिक एंड चूज करें। अगर पिक एंड चूज करनी तो मैं समझता हूं कि ये ज्यादती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उस जज साहब का ताल्लुक हो, लेकिन मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूं कि हमारी अदलिया के अंदर जिसने अब आजादी की करवट ली है, मैं समझता हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और कानून के साथ खड़े होंगे, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। लेकिन इसमें अहम सवाल कहीं पे भी हो सर, लेकिन इसमें अहम सवाल यह है, मेरे साथ हसन रजा पाशा साहब मौजूद हैं। पाशा साहब, अहम सवाल यह है कि आज का जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसके मुताबिक ये तो हुआ कि जो नाम पहले दिए गए थे हाई कोर्ट की तरफ से, वो नाम तो अब ट्राइब्यूनल नहीं लगेंगे, नए सिरे से मुशावरत होगी। अब सवाल मेरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे एक हाई कोर्ट के फैसले को, वो भी हाई कोर्ट थी, वो भी चीफ जस्टिस है जिन्होंने नाम दिए थे, उस अमल को कैसे सस्पेंड करके नई मुशावरत और नए नाम जो है वो आएंगे? यानी उसकी बुनियाद क्या बनेगी अगर आपने पुराने वाले एक्ट को नल एंड वॉइड करना है? देखिए, बात यह है कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले ने चीफ जस्टिस के जो इख्तियार है उसको एंडोर्स कर दिया और मीनिंगफुल मशावरत की बात की है। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्ती तौर पे तो एक झटका लगा है कि थोड़ी सी पिटीशन लेट हो गई हैं, लेकिन ये एंडोर्समेंट जो है ये अल्टीमेटली जो चीफ जस्टिस के इख्तियार है उनको स्ट्रेंथ मिली है। अब दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास बड़ा महदूद चॉइस है, बहुत कम तादाद में जजेस मौजूद हैं और उन अवेलेबल जजेस में से ही उन्होंने के लिए करने हैं और इस पर भी कोई कदगन नहीं है कि इन जजेस को वो नहीं बना सकते। ये भी मुमकिन है कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन करते होंगे और चीफ जस्टिस जो अब डेजिग्नेट चीफ जस्टिस हैं जो कल उन्होंने ओथ लेना है, उसके बाद जब वो करेंगी तो ये भी मुमकिन है कि इन जजेस में से ही जजेस को या तमाम जजेस को या इनमें से चंद जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल नाम भेज सकती हैं और इसमें कोई ऐसी कोई कदगन नहीं है। नहीं, लेकिन सर इलेक्शन कमीशन तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, पहले भी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन कहेगा नहीं ये जज हमें पसंद नहीं है, हमें पैनल भेजें। देखिए, इलेक्शन कमीशन की चॉइस नहीं होती, पैनल की बात वो पहले करते। यही बात है कि कुछ देर हो गई थी इलेक्शन कमीशन के पास कि उन्होंने जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ तो उन्होंने क्यों चीफ जस्टिस को लिखा कि हमें ट्रिब्यूनल के लिए जजेस दे, क्यों ना उन्होंने पहले ही ऑर्डिनेंस जारी करवा के अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस को करा दिया। शायद उस वक्त इनको अंदाजा नहीं था कि वो काम हल्ट कर चुके हैं। अभी भी वो इस मामले को स्ट्रीम लाइन में ला सकते हैं। बेशक उन्होंने एक्ट पार्लियामान का एक्ट बन गया है, लेकिन दूसरी तरफ मीनिंगफुल कंसल्टेशन चीफ जस्टिस जो नया चीफ जस्टिस आ रहा है उसकी जब हो गई है तो फिर उसको एंडोर्स कर दिया नहीं। लेकिन पाशा साहब, अगर ये कानून साजी का अमल मुकम्मल हो जाता है, यानी कौमी असेंबली के बाद सेनेट से भी मंजूर हो जाता है, एक्ट बन जाता है, फिर तो इस सारे प्रोसेस की जरूरत ही नहीं रहेगी। फिर तो हाईकोर्ट के जजेस को शायद लगना ही नहीं है, फिर तो रिटायर्ड जजेस लगने हैं, फिर ना कंसल्टेशन होगी, ना मीनिंगफुल होगी, ना जजेस के नाम भेजे जाएंगे, ना पैनल रिक्वायर्ड होगा, फिर तो ये सारा काम खत्म हो जाएगा ना। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन आज एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो उसको कोई भी मुतासरा फरीक उस एक्ट को भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है और उसके आइदर वे कोई डिसीजन हो सकता है। इसी एनालॉजी पे ऑर्डिनेंस को जब स्ट्राइक डाउन किया तो क्या एक्ट को नहीं कर सकते, उसको ये कंसिडर करते हुए कि अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें बहरहाल कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट में अब मामला है तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को भी देखेगी। सही है। नहीं, लेकिन इसमें बुनियादी सवाल फैसल चौधरी साहब ये है कि अगर आज केस सुना जा रहा है, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पेश नजर वो पहले वाला कानून है, लेकिन अगर कोई नया कानून आ जाता है जजेस की ट्राइब्यूनल्स की के हवाले से, तो फिर तो चलते हुए केस में भी सुप्रीम कोर्ट उस नए एक्ट को देखेगी ना। फिर वो तो नहीं देखेगी कि पहले तरीकाकार क्या था, मीनिंगफुल मुशावरत होनी चाहिए। वो कहेंगे बस ठीक है, अब तो नया कानून आ गया, आप रिटायर्ड जजेस को लगा दें। ये सर बात ये इस तरह से नहीं होती ना। ये जो मलिशियस या एक आप समझें कि मोटिवेटेड लेजिस्लेशन है, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या हमारे यहाँ सुपीरियर कोर्ट्स ने एक दफ़ा नहीं सैकड़ों दफ़ा चेक किया है और एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का।
जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बड़ा जो है इंश्योर किया जाता है। इस किस्म की लेजिस्लेशन जब भी आती है, फॉर एग्जांपल अगर इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिया जाता है, और ये जैसे आपने कहा कि चलते हुए केस को आप पुराने भेजें, तो 151 में पावर है इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे होती है। यानी अगर 2 ट्राइब्यूनल हैं और 20 केस हैं, एक के पास 12 हैं, दूसरे के पास 8 हैं, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल उनको बैलेंस करने के लिए वो कह सकते हैं कि ये आप 2 ट्रिब्यूनल्स हैं, इनमें आप 10-10 भेज दीजिए ताकि स्विफ्ट उसकी डिस्पोजल हो सके। जो ये पूरी की गई है, जो असम्बली में बिल भी पास किया गया उससे पहले ऑर्डिनेंस, मेरा ख्याल में इसमें जो कंसल्टेशन जो रिटायर्ड जजेस की भी होगी, ये इनको करनी पड़ेगी। किससे? चीफ रिस्पेक्ट जो कंसर्न चीफ जस्टिस है उनसे करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अल जहाद ट्रस्ट केस से लेके मुनीर केस और उसके बाद रिसेंटली भी कुछ जजमेंट्स आई हैं, ये जो जुडिशरी अपनी कंसल्टेशन का जो एब्सोल्यूट राइट है जी, ये इसको फोरगो नहीं करने देगी। उसकी वजह यह है कि फेयर ट्रायल जो है वो फंडामेंटल राइट है। अगर एक फरीक वो बाय हुक और बाय क्रुक गवर्नमेंट में आ जाता है और वो लेजिस्लेशन के ज़रिए अपने जो मफादात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ करता है, तो ज़ाहिर है अदालत उसको चेक तो करेगी। अदालत उसको चेक करती है या नहीं करती, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट, बट इन आइडियल सिचुएशन ये करना भी चाहिए। और इस किस्म की लेजिस्लेशन जो है इट विल वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन, आप कह रहे हैं जैसे ऑर्डिनेंस सस्पेंड हुआ है इस तरह से एक्ट के ऑर्डिनेंस तो सस्पेंड जो है वो ऑर्डिनेंस सस्पेंड नहीं हुआ, वो उसकी वर्किंग सस्पेंड हुई थी। तो एक्ट भी चैलेंज हो सकता है। एक्ट को चैलेंज करना, पहले ऑर्डिनेंस हुआ था, उन्हीं ग्राउंड्स की बुनियाद के ऊपर एक्ट भी चैलेंज हो सकता है, क्योंकि उस जो चैलेंज हुई हैं उनमें बुनियादी नुक्ता जो है वो यही है कि क्या एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशल इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर कर सकती है और क्या उनको इंश्योर करने के तरीक़ेकार क्या हो सकते हैं। सो दिस इज़ वन पॉइंट जहाँ पे और बाय द वे ये जो पीछे पीडीएम की हुकूमत थी, ठीक, उसने 2023 के इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए 2023 के उसने ये जो रिटायर्ड जजेस की शिक है ये निकाली थी। अब उसको रिस्टोर किया है ऑर्डिनेंस के ज़रिए। सो देयर आर लाइक 2 डिफरेंट, एक जो पार्लियामेंट ने ये चीज़ निकाली है और आपने ऑर्डिनेंस के ज़रिए उसको बहाल कराया है। तो ये फिर अब एक्ट तो बना दिया आपने, लेकिन ऑर्डिनेंस के जरिए इंट्रोड्यूस कराया। सो ये ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड जिसको हम कहते हैं कि आप एक ही सांस में गर्म भी सांस चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, इस पर भी थोड़ी सी और बात करते हैं। और दूसरा जो अभी डिबेट 2-3 दिन पहले इनिशिएट हुई जब नामजद किया गया लाहौर हाईकोर्ट में तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस के लिए, तो वो बहस अभी भी जारी है। हम जरा अपने माहिरीन के सामने ये बात भी रखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा जुडिशरी के ऊपर कि अगर आप सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस नहीं लगाते और तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस बना देते हैं, तो क्या इससे कोई इम्पैक्ट भी आएगा या इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रियासत साहब ये बताइए कि ये जो मीनिंगफुल कंसल्टेशन है इस केस में, इसमें अगर टाई हो जाए, मसलन अगर फर्ज करें कि हाई कोर्ट के जज की तरफ से नाम आते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी नहीं ये नाम मैं एक्सेप्ट नहीं करता, तो टाई होने की सूरत में शाहिद करीम साहब की जजमेंट तो ये थी कि फिर उसको फाइनलिटी हो जी अब जो हाई कोर्ट की तरफ से आ जाएगा। लेकिन क्या होगा आपके ख्याल में? ये कानून तो खामोश है यहाँ पर। देखें, अल्टीमेट अदलिया और इंतजामिया का जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन और अल जिहाद में ले डाउन कर दिया गया है वही प्रिवेल करेगा। रीजन बिहाइंड दैट, अगर आप लेट्स पोस्ट टाई की सूरत में ये डिस्क्रिप्शन आप ट्रांसफर कर देते हो, शिफ्ट कर देते हो टूवर्ड्स इलेक्शन कमीशन, तो इट्स मीन इलेक्शन कमीशन जो एक कमीशन है दैट इज अबव फ्रॉम द हाई कोर्ट। तो आप किसी भी सूरत में, और मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ या अदलिया, किसी सूरत में ऐसा, चूंकि ये बुनियादी स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के खिलाफ है। इंतजामिया को अदलिया से अलग रखना है। अदलिया जो है वो सुपीरियर है,
इलेक्शन कमीशन क्यों उसके ऑर्डर हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं? इसलिए कि वो उससे सुपीरियर फोरम है, उसका जो फैसला है वो बाइंडिंग है। ठीक, इलेक्शन कमीशन का कोई फैसला किया हुआ, इसीलिए वहां पे चैलेंज किया जाता है कि वो अगर बाइंडिंग होता तो फिर इधर चैलेंज ही ना होता। इसके पीछे बुनियादी नुकता ये है। टाई होने का तो सवाल पैदा नहीं हो सकता। ये तो वो बात नहीं है कि जी 2 वोट उधर हैं 2 इधर हैं और ये टाई होगा और 5वां जो वो रेफरी जैसे जजेस में 4 जजेस या 5 का बेंच बैठ 2 जजेस है तो वो आपस में डिफरेंट राजे के इलेक्शन कमीशन और उनके दरमियान इत्तेफाक नहीं हो पाता, नहीं होता। अल्टीमेटली अगर मैक्सिमम होगा तो फिर ये जुडिशियल साइड पे डिसाइड हो जाएगा। जुडिशियल साइड पे जब डिसाइड हो जाएगा तो वो बाइंडिंग होगा। तो ये आज फिर इसको सस्पेंड करने की जरूरत ही नहीं। देखिए उन्होंने उसने सस्पेंड कर दिया, उन्होंने दोबारा से कंसल्टेशन की बात की। उसमें नई कंसल्टेशन होगी ना, नहीं होगी। जो पुराना ऑर्डर था हाई कोर्ट का, बादशाह साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। क्या पता कि यही जजेस दोबारा से हो जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये भी तो मुमकिन है कि ना हो, ये भी हो सकता है अगर ऐसा होता है। और ये जज साहिबा नए चीफ जस्टिस साहबा जो है वो नए लिस्ट भेजती है तो पुराने फैसले की हैसियत कहां गई? लेकिन मैं कहता हूं मुमकिन है उसमें यही जजेस हो, लेकिन अगर ऐड करके भी भेज दे तो उसमें पिक एंड चूज की डिस्क्रिप्शन फिर भी उनको नहीं दी जा सकती। इलेक्शन कमीशन को डिसाइड वही होगा, लिस्ट वही फाइनल होगी। मेरा सवाल तो यह ना कि जिन जजेस के नाम पहले आए हैं जी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से, अगर यही उसूल है जो आप कह रहे हैं कि फाइनलिटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही होगी, तो फिर जो पहले नाम आए हैं उनको क्यों फाइनलिटी हासिल नहीं हो रही? फिर नए सिरे से नाम क्यों आ रहे हैं? दिल के बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। बात यह है कि ये एक सेटिस्फेक्शन के लिए दोबारा एक कार्रवाई कर दी गई है और मैं समझ रहा हूं कि इन द मीन वाइल जो दूसरा एक्ट आ रहा है ना रिटायर्ड जजेस वाला, मेरा ख्याल है वो आ जाएगा और इन द मीन वाइल ये गेम ही ओवर हो जाएगी, जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन उसके ऊपर भी फिर ये देखा जाएगा। मेरा उसमें बड़ा क्लियर कट व्यू है, बीइंग सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट। मेरा व्यू ये है कि रिटायर जजेस साहबान इसलिए रिटायर हो जाते हैं कि दे आर नॉट फर्दर एबल टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज एज अ जज। अगर वो इस तरह से होता तो उनको रिटायर ही ना किया जाता और उनको फॉर लाइफ ही कर दिया जाता। रिटायर के पीछे एक विजडम है, कोई भी लेजिस्लेचर कोई लेजिस्लेशन करते उसके पीछे विजडम होता है, लेकिन वो विजडम आजकल मेरे ख्याल में मिसिंग है। अब देखिए आप सिर्फ ये कभी इलेक्शन ऑर्डिनेंस ले आते, कभी आप इलेक्शन में रिटायर्ड जजेस लगाने के लिए बिल ले आते। आपने कौन सी लेजिस्लेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक की है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक की हो सकती है ना उसको चैलेंज करने के लिए। ये चैलेंज करने के लिए चूंकि इसके पीछे ये जो विजडम है ना, जो उसके पीछे इंटेंशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाशा साहब ये बताइए सर, ये जो मैं भी ब्रेक पर जाने से पहले कहकर गया कि तीसरे नंबर पे मौजूद एक जज को चीफ जस्टिस के लिए नामजद कर दिया गया और वो ज़ाहिर है चीफ जस्टिस बन जाएंगी जस्टिस आर्या नीलम साहिबा। तो आपके ख्याल में इसका कोई इम्पैक्ट आएगा कि तीसरे नंबर से उठाकर आप ला रहे हैं, 2 दायरे सुपरसीड हो रहे हैं जजेस सीनियर मोस्ट, इससे तो फिर एक कल्चर नहीं शुरू हो जाएगा जाति पसंद नापसंद का कि आपको सीनियर मोस्ट कोई पसंद नहीं है तो आप पिक एंड चूज कर सकते हैं, नीचे से कोई उठाएं और जुडिशियल कमीशन में अपने नंबर बढ़ाएं और नंबर बढ़ाकर वोट करें और वोट करके अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस ले आएं। मैं ये नहीं कह रहा कि अब ऐसा हुआ है, मैं ये कह रहा हूं कि इसका खदशा तो आइंदा के लिए पैदा हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये अब अपनी जगह पे एक बात दुरुस्त है और अल जहाद ट्रस्ट केस की में जो प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिए गए उनके खिलाफ है। प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है और हम लोग बार 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 काउंसिल बार एसोसिएशन इसी बात का तकाजा करते रहे कि प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस या एलिवेशन जो सुप्रीम कोर्ट में होती है वो की जानी चाहिए। लेकिन बहरहाल हर दौर में किसी न किसी सूरत में नजरिया जरूरत जिंदा रहा है और अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर पहले नंबर पे जो जज साहब हैं वो अगर इस काबिल नहीं है या इंटीग्रिटी का मसला है तो फिर उनको मुतलका हाई कोर्ट में भी बतौर जज भी नहीं होना चाहिए का कोई हक नहीं है। आपने देखा होगा कि इससे पहले सिंध हाई कोर्ट में एक जस्टिस अहमद अली शेख साहब थे, वो बहुत लंबे अरसे तक चीफ जस्टिस के ओहदे पे तैनात रहे और उनके जूनियर जो हैं उनको एलिवेट किया गया 1 by 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सिर्फ इस वजह से उनको नहीं किया गया कि वो इंटीग्रिटी का मसला है। लेकिन बतौर
चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट, इतना लंबा अरसा आपने उनको रखा, तो क्या मैसेज किया कि हाई कोर्ट के लिए वो ठीक है? सही है, बिल्कुल सही। आपका नुकता ये है कि फिर तो एक शख्स को हाई कोर्ट का जज भी नहीं होना चाहिए अगर वो चीफ जस्टिस बनने के। बिल्कुल ठीक है। मैं फैसल चौधरी साहब की राय भी इस पर ले लूं। चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, बात यह है कि अब पाशा साहब ने भी ये बात कर दी है नज़रिया ज़रूरत की। तो नज़रिया ज़रूरत में जो फिर फैसले तो ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही फैसले आएंगे। पाकिस्तान, मैं पर्सनली स्पीकिंग, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी। इसको सुप्रीम कोर्ट की हद तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन में के मुताबिक जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसी को लगना होता है। लेकिन ये प्रिंसिपल जो है ये हाई कोर्ट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, इसको आईनी बैकिंग नहीं है। ठीक, वहाँ से आप सीनियरिटी कम फिटनेस का जो प्रिंसिपल है वही एप्लीकेबल होता है। लेकिन एक कन्वेंशन ज़रूर डेवलप हो गई थी कि सीनियर मोस्ट को ही लगाया जाता था, और सरबराह जुडिशल कमीशन ने भी बहुत सारे लेटर भी इस मामले में लिखे। सही है। लेकिन हमारे यहाँ पे लगता ये है कि जो हम एक स्टांस लेते हैं वो एक लम्हाती होता है, और लम्हा गुजर जाए तो फिर वो स्टांस चेंज हो जाता है। अगर आप समझते हैं कि आप प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के खिलाफ है। सर, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पाशा साहब, आपका भी शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। मौज़ूआत पर आने से पहले चौहान साहब, ज़रा ये जो क्रिकेट वाला आपने एक नया शोशा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपने एक नया नुक्ता बयान किया, तो ये क्या कहानी है सर? बारिश आप कहते हैं कि करवाई गई ताकि इमरान खान को हीरो बनाया जा सके और मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान की सियासत में अहम किरदार अदा कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने 35 साल बाद पहला बंदा हूँ खरदमाग या से कहते हैं कि दिमाग हिला हुआ, कि जिसने प्रॉपर रिसर्च करके इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की वेबसाइट से एक एक डॉक्यूमेंट लेके, और वैसे भी मैंने अपनी आंखों देखा पूरा टूर्नामेंट था, तो मैंने इस रिसर्च की बुनियाद पे एक आर्टिकल भी लिखा और अपना ट्वीट भी किया, और वो फिर एक इंटरव्यू भी कल मेरा जो ब्रॉडकास्ट हुआ। अब मैंने ये बयान किया जो हकीकत है, और अभी भी आपके प्रोग्राम से पहले मैं नेट पे यही रिसर्च कर रहा था कि टोटल 8 पोल मैचेस जनाब हुए 1992 में। पहले 5 मैचेस में से हम 3 हार गए, 1 जीते और 1 ड्रॉ किया गया। जो ड्रॉ किया गया, जिसके ड्रॉ होने की वजह से फिर आगे हम सेमीफाइनल में जाने के प्रोसेस में शामिल हुए, वो था इंग्लैंड के साथ मैच, जिसमें बुरे तरीके से 74 के रन के ऊपर पाकिस्तान की टीम बुरे तरीके से आउट हो गई। और फिर जब इंग्लैंड की बारी आई तो फिर एक बारिश आई। बारिश के बाद जनाब उस मैच को रोक दिया गया और एक रन दोनों टीमों को दिया गया। तब जाके पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो सकी। लेकिन उसके बाद भी जो अगले 3 मैच थे, उन 3 मैचों के अंदर किस तरीके से फिर कुछ टीमें हारी, कुछ जीते, बड़ी मुश्किल से। तो चौहान साहब, ऐसा तो बहुत सारे टूर्नामेंट्स में होता है कि बारिश की वजह से मैच किसी को फायदा हो जाता है, किसी को नुकसान हो जाता है, कोई यकीनी जीते हुए मैच आप हार जाते हैं। तो ये इसमें आप कॉन्स्पिरेसी कैसे देख रहे हैं? कॉन्स्पिरेसी मैंने अपनी एक थ्योरी पेश की है, और दुनिया सारी जानती है कि यूरोप और अमेरिका और बरतानिया के लिए आर्टिफिशियल बारिश और आर्टिफिशियल ज़लज़ले, अर्थक्वेक और आर्टिफिशियल आंधियां, आर्टिफिशियल सैलाब, ये तो सारी दुनिया को समझ आ चुकी है कि इस वक्त जनाब बाएं हाथ का खेल है। सर, इस वक्त बाएं हाथ का खेल है। हम 1992 की बात कर रहे हैं। 1992 में भी यही सूरत हाल थी असदुल्ला भाई, 1992 के अंदर भी यही सूरत हाल थी। और फिर मेरी बात नहीं है, आप चीजों को कनेक्ट करेंगे ना, मौजूदा पिछले 2.25 साल 2.5 साल की तहरीक फसाद फिर अर्ज, और फिर उसमें इजराइल का और अमेरिका का और यूरोप का और बरतानिया का किरदार के साथ फिर आप हफीजुल्लाह न्याजी साहब का एक क्लिप इसके साथ जरा अटैच करें, जो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है खातून को, जो आपके वो नजम सेठी साहब की मिसेज हैं, उनको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि 1992 के अंदर वो क्रिस्टीना खातून, वो जर्मन थी जिनको ये दावा करते हैं कि जनाब बानी तहरीक इंसाफ के इखलाक और किरदार की वजह से वो मुसलमान हुई। हफीजुल्लाह न्याजी साहब का क्लिप मौजूद है, और ये मुझे पहले से इल्म था कि
बानी तहरीक इंसाफ ने उसके साथ धोखा किया, उससे शादी का वादा किया था और शादी का वादा करके उसको मुसलमान किया था। लेकिन 1992 में गोल्ड स्मिथ फैमिली के साथ उनके ताल्लुकात बन चुके थे, जमाइमा से उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिश हो चुके थे, गोल्ड स्मिथ से हो चुके थे, मामलात तय हो चुके थे। तो फिर क्रिस्टीना को इन्होंने ये झूठ बोला कि भाई मैंने अपने पीर से पूछा है, पीर ने कहा है कि तेरी और क्रिस्टीना की शादी फेवरेबल नहीं है, अगर शादी हो गई तो तुम दोनों मर जाओगे। ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का बाकायदा इंटरव्यू रिकॉर्ड पे है, जो आज से 15-20 दिन पहले जरा हुआ। चले हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की तहकीक को तो मैं ना चैलेंज करता हूँ ना मैं उनको तायद कर सकता हूँ, लेकिन पूरी बात सुन रहे हैं जी भाई। जी अब उस वक्त 1992 के अंदर गोल्ड स्मिथ खानदान के साथ मामलात इनके तय हो गए थे और फ्यूचर के अंदर शादी से लेकर फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से लेके इनको आगे लेके आना, इनको जनाब फ्रंट फुट पे लाना, इनको प्रोपोगेट करना, इनको उम्मत मुस्लिमा का अजीम कायद के तौर पे लॉरेंस ऑफ अरेबिया की तरह कि जिसने 1920 के अंदर 16 से 20 के दरमियान खिलाफत उस्मानिया जो मुसलमानों की थी उसको तबाह बर्बाद करवाया, वो अंग्रेज साम्राज्य का जो एजेंट था। एग्जैक्ट इसी तरह मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये प्रॉपर जो 5वां मैच था, चौथा या 5वां मैच था, जिस मैच पे बारिश हुई 74 के रन पे पूरी टीम आउट। लेकिन ये बताएं चौहान साहब, आपने इतनी रिसर्च की है तो ये बताएं कि पूरे टूर्नामेंट में कितने मैच में बारिश हुई थी या बारिश की पेशगोई की गई थी या बारिश की तवक्को थी? सुने, मजेदार बात यह है कि बहुत कम मैचेस बल्कि उक्का दुक्का मैचेस के अंदर ये बारिश के हवाले से हुई, लेकिन जो असल रिसर्च आप सुन लें, असल रिसर्च हमें 35 साल से सदुल्ला भाई बताया जाता है, समझाया जाता है कि 1992 का वर्ल्ड जनाब कप सिर्फ एक शख्स जो सुपरमैन था, जो हीरो था, जो $6 बिलियन मैन था, जो रुस्तम था, जो सहराब था, सिर्फ उसकी कंट्रीब्यूशन की वजह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। उसकी बॉलिंग, उसकी बैटिंग, उसकी फील्डिंग, उसकी कप्तानी, उसकी पार्टनरशिप्स, उसके मामलात। अब जरा दिल थाम के सुन लेना, दिल थाम के। पहले 8 पोल मैचेस उसके अंदर जनाब कायदे नाकाम बगावत और कायदे असीरे डयाला जेल, जनाब टोटल 7 विकेटें पहले 8 मैचों के अंदर जनाब की थी। जनाब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बानी तहरीक इंसाफ की पहले 8 मैचों के अंदर परफॉर्मेंस सुन ले, बैटिंग की 2 मैचों के अंदर उनकी बारी नहीं आई। इतना अच्छा गेम प्ले किया जावेद मियादाद ने और जनाब सलीम मलिक ने और इंजमामुल हक ने कि इनकी बारी नहीं आई 2 मैचेस में। एक मैच में 0, एक मैच में 12, एक मैच में 22, एक मैच में 34 टोटल, और विकेट्स 1-0 1-0 1-0। ये तो था पहले पोल मैचेस। और फिर जो आखिरी 3 मैचेस जिनकी बुनियाद पर सेमीफाइनल में जाना था, उसमें जनाब 0 विकेट 0 रन्स, 12 रन्स 1 विकेट। और जो परफॉर्मेंस जिन्होंने दी, वसीम अकरम टॉप क्लास की परफॉर्मेंस, टूर्नामेंट के टॉप 10 के अंदर नंबर 1 वसीम अकरम, फिर आकिब जावेद, फिर जनाब आपका मुश्ताक अहमद, आपके क्रिकेट आपकी जनाब बैटिंग के जनाब टॉप 10 के टूर्नामेंट के जो बैट्समैन, उसमें जनाब आपका सलीम मलिक, उसमें इंजमामुल हक, उसमें जावेद मियादाद। बेहतरीन पार्टनरशिप सिर्फ एक आई टॉप 10 की पाकिस्तान के हिस्से में, वो जनाब जावेद मियादाद और सलीम मलिक की। फिर उसके बाद बेहतरीन बॉलिंग के एक स्पेल के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी विकेटें, टॉप 10 में सिर्फ एक बॉलर आया, वो वसीम अकरम। आपके इंजमामुल हक ने इतनी टॉप क्लास नहीं, मतलब चौहान साहब, अगर तो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने की वजह से इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनना होता तो 1996 के इंतखाबात में, 97 के इंतखाबात में वो वज़ीर आज़म बन जाते, या 94 के 93 के इंतखाबात में वो वज़ीर आज़म बन जाते। तो वज़ीर आज़म बनने के लिए तो उनको 22 साल सियासी जद्दोजहद करना पड़ी ना। ये क्रेडिट जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप की बुनियाद पर तो वज़ीर आज़म नहीं बने। ये अच्छा सवाल आपने किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है जनाबे वाला। उनकी सिलसिला फैजिया से फैज़याब जितने एंकर है ना, उनके दौर की एस्टेब्लिशमेंट के जरिए से भर्ती हुए सारे एंकर और तजिया निगार और उनकी सारी की सारी लीडरशिप, और हम भी 17 साल पार्टी में देखते हैं, वो एक वीडियो बना के दिखाई जाती है, आओ ना मुझसे लड़ो, मैंने देखा है एक ख्वाब, मैं हूं सिर्फ जिंदाबाद, बाकी सारे मुर्दाबाद, और पूरी की पूरी एक मूवी बनाकर हर रोज सुबह दोपहर शाम पार्टी वर्कर और पाकिस्तान की आवाम को बतलाया गया 35 साल कि अकेला वर्ल्ड कप का जीतने का जनाब क्रेडिट बानी तहरीक इंसाफ को है, और जो जिताया है
अब पाकिस्तान की आवाम का चौहान साहब आप भी इसी चौहान साहब आप भी इसी वीडियो से मुतासर होके, इसकी बुनियाद पे मैंने सारी रिसर्च, मगर चौहान साहब क्या इसी वीडियो से मुतासर होके आप भी इमरान खान की काबीना का हिस्सा बन गए जाके? यार हम काबीना का हिस्सा नहीं, मैं पाकिस्तान की आवाम, देखो ना, मैं अब रोजाना शो करता हूँ, मैं मीडिया पर्सन हूँ। हुआ ये कि मैंने पिछले 1 साल के अंदर कम से कम जो 450 के करीब शो किए हैं, उन 450 में से मुझे कम 100 शोज में हर एंकर ने जनाब मेरे साथ जो फड्डा किया वो ये, आपने उस शख्स को जनाब जेल में बंद कर दिया जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीत के दिया, जिसकी अनथक मेहनत से पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, जिसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस से पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। और भाई वो खेल है, उसको खेल तक रहने दो। जब ये सुन के फिर मैंने उस वर्ल्ड कप और उस परफॉर्मेंस का कट्टा छट्टा आपके सामने रख दिया और रख रहा हूं, और अगले 10 दिन और रखूंगा कि कम से कम ये कुड़कुड़ तो खत्म हो कि वर्ल्ड कप की बुनियाद पे इंसान अच्छा नहीं बनता, वर्ल्ड कप की बुनियाद पे जनाब अच्छा हुक्मरान नहीं बनता। सही है, मगर आपका जो थीसिस है चौहान साहब, नहीं बनता। चौहान साहब आपका जो मगर थीसिस है कि एक इंटरनेशनल लॉबी थी जिसने इमरान खान को वर्ल्ड कप जितवाया ताकि वो मुस्तकबिल में अपने सियासी अज़ाइम की तकमील कर सके। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा था तो आपके इल्म में ये बात उस वक्त क्यों ना, ये तो मौलाना फजलुर रहमान चौहान जो है वो चौहान साहब को समझाते रहे, कन्विंस करते रहे फजलुर रहमान साहब की इसराइली लॉबी का हिस्सा है, मगर आप उस वक्त काबीना के मजे लूटते रहे और आप उस वक्त ये कहते रहे कि नहीं ये सब गलत कह रहे हैं और इमरान खान ठीक है। फैयाजुल हसन चौहान ने भी जब ये देख लिया, जान लिया, 1 साल की तहरीक फसाद फिल अर्ज के अंदर मारे खा के, ठोकरे खा के, जेलें काट के, हर चीज देख के और बानी तहरीक इंसाफ को समझा के जब ये देख लिया कि ये यहूदी और सहूनी ताकतों की एक तहरीक है जिसका मकसद पाकिस्तान, एटमी मुल्क पाकिस्तान, मुसलमान एटमी मुल्क पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके अपने मफादात की तकमील करनी है और उसके लिए इस बानी तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जनाब हमने किरदार अदा करते हुए इसको छोड़ के घरों में नहीं बैठे। मैं हर रोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और पब्लिक के अंदर इसकी साजिशों को और इसकी सारी करतूतों को बेनकाब कर रहा हूं अपने ईमान और अपने जज्बे हुब्बुल वतनी की बुनियाद पर। ठीक है, चलिए सर, आपका जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा सियासत ये आपकी पार्टी किस तरह से वजूद में आई? ये फवाद चौधरी साहब ने 1-2 दिन पहले इंकिशाफ किया है, जबरदस्ती वो कहते हैं मुझे ले जाया गया, बल्कि काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में उन्होंने तो कहा कि मुझे ये फ्री ट्रिप था और किसी की गाड़ी और किसी का पेट्रोल और मुझे ले जाया गया। ऐसे तो सर आपकी पार्टी बनी इस्तेकाम में पाकिस्तान में। मैं जवाब दूं, आप किसकी गवाही के ऊपर यकीन कर रहे हैं? फवाद चौधरी की गवाही के ऊपर यकीन कर रहे हैं? किस जनाब फेक पर्सनैलिटी के मालिक शख्स के ऊपर कर रहे हैं जो डबल किश्तियों पे सवार होकर हर रोज जनाब तहरीक इंसाफ के टके के रहनुमाओं से जनाब अपनी जनाब छितर आजमाई जनाब वो करवा रहा है पिछले कई दिनों से कि मैं तहरीक इंसाफ में हूँ, मैं तहरीक इंसाफ में हूँ। और कल फिर आपको इतला के लिए अर्ज है कि असद कैसर और अमीनुल्लाह गंडापुर उन्होंने फोन करके इसको थ्रेट लगाया कि इंसान का बचा बन और अपनी औकात में रहे और अपने आप को इतना ज्यादा जनाब पीटीआई का मामा, चाचा, ताया और फुफड़ बनाने की कोशिश न कर। और वो जनाब फवाद चौधरी जो बड़ी बढ़के मारता था और पुलिस से गिरफ्तारी के लिए जनाब उसके जो ना हालात थे, वो फवाद चौधरी के जिसकी जनाब बीवी और जो खुद वो जाके अनवारुल हक काकड़ से जनाब आपके जनाब निगरान वजीर बनने की लॉबिंग करते रहे, वो फवाद चौधरी के जनाब निगरान हुकूमत के अंदर अच्छा ओहदा लेने के लिए सर चलें आप उनके ऊपर मैं तो आप अपनी पार्टी को डिफेंड कर लीजिए ना। फवाद चौधरी चूंकि हमारे साथ मौजूद नहीं है, वो मैं जानता हूं आपका एक पर्सनल भी उनके साथ एक मामला है, लेकिन मैं फवाद चौधरी सर जब आप दोनों एक ही पार्टी में थे तब भी तो आपके दरमियान एक मौसीकी रहती थी ना हल्की फुल्की। नहीं, मैंने दलील से बात की है, मैंने कोई नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह कोई गाली या कोई तंज या कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की। पूरी पाकिस्तानी कौम सुन रही है, मैंने दलील से बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने पार्टी छोड़ी कि नहीं छोड़ी? इन्होंने जनाब ट्वीट करके छोड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। नहीं की। इन्होंने अपनी मिसेस के साथ मिलकर अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात की कि नहीं की? इन्होंने निगरान वजारत उज़्मा और निगरान काबीना के अंदर आने की कोशिश की कि नहीं की? इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट और जनाब बानी तहरीक इंसाफ दोनों की गोद में बैठने की एक टाइम पे साइमल्टेनियसली कोशिश की कि नहीं की? अब इनको अच्छा सर, वो एक तो उस पर उन्होंने वजाहत की थी कि उन्होंने कहा था अनवारुल हक काकड़ के साथ एक जाती नौयत का ताल्लुक था उनकी फैमिली का आपस में भी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लेकिन चौहान साहब नहीं, लेकिन चौहान साहब बात किया ना, ये तो ठीक है ना, बहुत सारे लोग ऑन चौधरी अगर फॉर्म 47 पे आ सकते हैं और अलीम खान फॉर्म 47 पे आ सकते हैं, तो ये रास्ता उनके पास भी मौजूद था। वो कहते हैं मैंने ये रास्ता ठुकराया है, मैं भी वजीर बन सकता था। सारे अमीनुल्लाह गंडापुर और गौर अयूब खान और जनाब ये सारे असद कैसर ये फॉर्म 47 पे नहीं आए।
ये सारे फॉर्म जनाब 78 पे आए हैं, आप बताओ ना। नहीं मगर फॉर्म 45 भी तो है ना उस 47 के पीछे। कहता है कि पूरा जनाब सर फॉर्म 47 के पीछे फॉर्म 45 भी तो है ना इन लोगों के जिनका आप नाम ले रहे हैं। और भाई तो इनके पीछे भी फॉर्म 45 है ना। मैं कल जमात इस्लामी के कायद से मिला, उसने कहा जी बुनेर और दीर के अंदर हमारी 3 सूबाई असेंबली की सीटें पहले 48 घंटों के अंदर हम जीते हुए थे, 48 घंटों के बाद वो जनाब पीटीआई को मिल गई। और भाई पूरा केपीके जनाब रिग्ड इलेक्शन हुआ है, वो 47 नहीं है। उधर का इलेक्शन इमाम काबा ने करवाया है, जो यहाँ का इलेक्शन आपको नजर आ रहा है। सर चले वहां के गलत हुए हैं तो यहाँ के गलत दुरुस्त हो गए। भाई मैं ये कह ही नहीं रहा, वो नीट एंड क्लीन साफ सुथरे आए हैं जनाब। एक प्रोसेस के तहत आप जाए, इलेक्शन कमीशन में रिट पिटीशन करें, आप जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाए, एक तरीकेकार है ना। 2018 का इलेक्शन आरटीएस उठा के 100% दही इलाकों के अंदर तो 100% रिग्ड इलेक्शन हुआ, वो ठीक था क्योंकि वो जनरल फैज के सिरसत के था। सर चौहान साहब मगर फिर आप उसका क्यों हिस्सा बन गए थे? रिग्ड इलेक्शन वाली हुकूमत का क्या अखलाकी जवाब था आपके पास उस हुकूमत का हिस्सा बनने का? 2 साल में घुंघरू पहन के आपने अड्डी मार मार के जनाब गुरूर की और तकब्बुर की और अनानियत की और नरगिसियत की, आपने पूरे पाकिस्तान की सियासत की जमीन पे खड्डे डाल दिए। तब मैं ये बातें कर रहा हूं। ये 3 साल पहले ये साहब बहादुर कह रहे थे कि आज अगर पाकिस्तान बचा है तो पाक फौज की वजह से बचा है। सही। और जो लोग पाक फौज के खिलाफ जनाब कैंपेन करते हैं वो गद्दार है, वो मुल्क दुश्मन ताकतों के एजेंट है। हम तो भाईजान इस ट्रेनिंग के साथ थे, तो जब इसने ये ट्रैक बदला और आलमी यहूदी सहूनी और मुल्क दुश्मन ताकतों और इजराइल मोसाद और रा के हथे चढ़ा, हमने इनको छोड़ दिया। और भाई हम पाकिस्तानी है, हमारा ब्लड ग्रुप P+ है, हमारा ब्लड ग्रुप पाकिस्तान प्लस है। हमारे लिए रेड लाइन सिर्फ खत्मे नबूवत, नामूस रसालत और पाकिस्तान। उसके अलावा ऑन माई फुट कोई शख्स, कोई कल्ट, कोई शख्सियत परस्ती जनाब हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, तो हमने अपने पाकिस्तान और अपने ईमान के लिए छोड़ दिया। सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया फैजुल चौहान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फैजुल हसन चौहान साहब मौजूद थे, आपने उनकी बातें सुनी। ये आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।